Assalamu alaikum guys. Welcome to yet another lecture in our exam lecture series named CSS Accounting Past Papers. Okay, the paper today which we are going to do is CE 2019 question number 3. Of course, one of you mentioned in the comments that I solved this question and share it with you. So here I am. Uh, uh, Before we start, please do subscribe to this channel Case Officers Academy -COA Goa ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें regarding essay lectures, outline lectures which I upload, accounting lectures or any other lecture for that matter. So let's start. Hmm. So this is the question, okay? Just pause the video for a second and read this question, and then we will discuss it, okay? So here it is. Berno Company purchased equipment on 1st Jan 2005. Now this date is very important because on this date we purchased the equipment, okay? 1st Jan 2005 at a total invoice cost of 280,000. Additional costs of 5,000 for freight and 25,000 for installation were incurred. The equipment has an estimated salvage value of 10,000 and an estimated useful life of 5 years. What is the amount of accumulated depreciation at 31st December 2016 if the straight line method of depreciation is used? Okay, before I jump into the nitty gritty of this question, let me tell you some things, okay? That हमारा जो income tax ordinance है 2001 वो आपको specifically stipulate करता है कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं यूज करोगे, ठीक है? वो आपको कहता है कि आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसे हम कहते हैं या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम जिसे कहते हैं, ये एक ही मेथड के तीन नाम है। आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपको सिर्फ ये मेथड अलाउ करता है, स्ट्रेट लाइन मेथड या फॉर दैट मैटर कोई ऐसा सम ऑफ डिजिट्स मेथड नहीं अलाउ करता, सिर्फ एक ही मेथड अलाउ करता है जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जबकि हम कंपनीज एक्ट 2017 की बात करें जो कि पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होता था, उसमें बात करें तो वो आपको किसी कंपनी को बाउंड नहीं कर सकता कि आप कौन सा मेथड डिप्रिसिएशन का मेथड यूज करोगे, ओके? आपको कभी भी कहीं भी किसी दुनिया के किसी भी आप कंपनीज एक्ट में जाएंगे तो आपको ये नहीं कहेगा कि यार आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करो या आप रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करो, क्योंकि ये कंपनी की एक अपनी इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, ठीक है? आई मीन व्हाट हाउएवर दे वांट टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ओके? सो इसमें वो कोई नहीं होता। एग्जाम पर्पसेस के लिए हम कुछ चीजें करेंगे। एग्जाम्स के लिए हमें तो यह दिया होगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करो या स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड यूज करो, ठीक है? उसके अलावा एक और बड़ी चीज है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 वो आपको कहता है कि आपने जिस ईयर आप एसेट परचेज करोगे उस ईयर में आपने फुल ईयर की डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है, बेशक आपने 31 दिसंबर को परचेज किया है। जबकि जिस साल आपने एसेट बेचा है उस साल आपने कोई डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करनी। बेशक आपने पूरे साल एसेट यूज किया, लेट्स सपोज आपने 31 दिसंबर तक यूज किया, उस साल अपने ईयर ऑफ डिस्पोजल में आप कोई डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे। रिमेंबर ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की पोजीशन है, ठीक है? हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, लेकिन हम सीएसएस में फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, हम ये रूल नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है? हम डे वाइज एज पर लेट्स सपोज हमने 1 जैन को खरीदा और 3 माह बाद बेच दिया तो हम 3 माह की डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। 4 माह तक हमारे पास एसेट रहा तो हम 4 माह की कैलकुलेट करेंगे। वो जो है ना कि फुल ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नो डिप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का रूल है। हाँ, अनलेस आपको एग्जामिनर स्पेसिफिकली बता दे एग्जाम में that you have to calculate depreciation as per income tax ordinance 2001, so then you have to keep in mind those two factors, okay? अच्छा, अब हम चलते हैं कि जी हमने एसेट में इसको थोड़ा, हाँ एक और, अब कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हमने क्या लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि पहले हमें डिप्रिशिएबल डिप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है ना, विच इज कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू। एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू होती है कि कितने में बिकेगा। अब रिमेंबर कॉस्ट ऑफ द एसेट इज, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े होंगे, आपको याद होंगे नहीं होंगे, आई डोंट नो, कि आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट में हर चीज शामिल होती है विच बेसिकली हेल्प्स यू इन लोकेटिंग योर एसेट टू द करंट कंडीशन एंड लोकेशन, ओके? जो हर वो कॉस्ट जिससे आपका जो एसेट है वो करंट वर्किंग कंडीशन और लोकेशन पे आए, वो सारी की सारी अपने कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड अप करनी है, ठीक है? अब इसमें क्या है जी, 280 का तो हमने ठीक है खरीदा, ठीक है?
उसके बाद फ्रेट चार्जेस, ठीक है, हमारा जो किराया वगैरह लगा, लेट्स सपोज हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, तो उसके फ्रेट चार्जेस लग गए 5000। उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए 25,000, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बगैर भी, फ्रेट के बगैर भी हम इक्विपमेंट को यूज नहीं कर सकते फॉर प्रोडक्शन पर्पज, इसलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपको अलाउ करते हैं ये आप एसेट्स ऐड करेंगे कॉस्ट में। सो हमारी कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या हो जाएगी, 280,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। हम वो हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हमने कब की कैलकुलेट करनी है, 31 दिसंबर 2006 की। सो इफेक्टिवली वो हमसे 2 साल की डिप्रिसिएशन का सम मांग रहा है, दैट्स इट, ओके। अच्छा जी, अ, तो वो हमसे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मांग रहा है एज एट 31 दिसंबर 2006 क्या होगी। अच्छा आप लोग ऐसा कीजिए कि वीडियो पॉज कर लीजिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 1,20,000 है। वो आप इसको कैलकुलेट कर लें एंड वीडियो पॉज करके, और फिर आप मैं जब आपको सोल्यूशन शेयर करूँगा तो आप उसको देख लीजिएगा कि आपने कोई गलती की है या आपने सही किया, ठीक हो गया। सो लेट्स डिस्कस इट। आप वीडियो बेशक पॉज कर लें। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एज आई डिस्कस्ड क्या होगी, 2,80,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000। ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आ गई 3,10,000। डिप्रिसिएशन रिमेंबर हम आपकी डिप्रिशिएबल अमाउंट पे कैलकुलेट होती है, आपकी डिप्रिशिएबल अमाउंट ये होती है कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू, ये आपकी डिप्रिशिएबल अमाउंट है कि इस अमाउंट को आपने ओवर द पैसेज ऑफ ईयर्स डिप्रिशिएट करना है। रिमेंबर जो सैल्वेज वैल्यू होती है या डिस्पोजल वैल्यू होती है कि 10 साल बाद लेट्स सपोज हम इतने में एसिड बेचेंगे, वो हमेशा एस्टिमेट होता है, कभी भी हम एक्यूरेटली हम नहीं बता सकते कि यार 10 साल बाद हम कितने का एसिड बेचेंगे, ठीक हो गया। और देन यूजफुल लाइफ भी हमारी एस्टिमेटेड होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी ये हो गया। अब मैं ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, तो ये आपकी जी कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,10,000 माइनस 10,000 आपकी सैल्वेज वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी क्वेश्चन में दी हुई है जो कि है 5,000। तो आपकी पर एनम डिप्रिसिएशन कितनी आ गई, 60,000, ठीक है। और आपकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 2 साल की 1,20,000 आ गई। सो ये पहला पार्ट था जी इस क्वेश्चन का। आप लोगों ने से किसी ने कहा था कि जी ये मैं सॉल्व करूं, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इसी क्वेश्चन के। सो सेकंड पार्ट में जी वो कह रहा है कि अ प्लांट एसेट कॉस्ट 27,000, ठीक है जी, इसकी कॉस्ट थी 27,000 व्हेन इट वाज परचेज, हमने 1 जनवरी 2008 को परचेज किया। इट वाज डिप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड बेस्ड ऑन 9 ईयर लाइफ, ठीक है, इसकी यूजफुल लाइफ 9 साल है। स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड यूज करें और कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम ये ज्यूम करें कि 9 साल बाद हम इसको 0 रुपीज का बेचेंगे, ठीक है, या बिकेगा ही नहीं प्रॉब्ली। ऑन 30 जून 2008 द एसेट वाज डिस्कार्डेड विद नो कैश प्रोसीड्स, ठीक है। 9 साल को तो छोड़े हमने, 1 जैन से लेके 30 जून तक 6 माह बनते हैं, 6 माह बाद ही हमने एसेट को डिस्कार्ड कर दिया और कोई कैश प्रोसीड्स नहीं मिले हमें, ठीक है। व्हाट गेन और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द रिटायरमेंट, ठीक है। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि हमने एसेट को डिस्कार्ड कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब कि इट्स नो लॉन्गर विल बी यूज्ड फॉर आवर प्रोडक्शन पर्पसेस, ठीक है। तो हमने जब एसेट रिटायर किया तो हम एंट्री क्या करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स एंट्री पास करने के लिए हमें पहले गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करने से पहले हमें एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन चाहिए होगी, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, हम आगे चल के करते हैं। अच्छा याद रखिएगा, मैं इसका भी आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आएगा कि इसमें हमें लॉस आएगा इस एसेट में हम जब बेचेंगे तो 25,500 का। अब ये एक ऑब्वियस सी बात है कि हमें लॉस आएगा ही आएगा, क्योंकि देखें आपका जो एसेट डिस्कार्ड हो रहा है नो कैश प्रोसीड्स है, इसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं मिला। तो देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी कि आपको ऑफ कोर्स लॉस होगा। सो आंसर जी इसका 25,500 है, 25,500 का आपको लॉस हुआ है। अब आप वीडियो पॉज कर लें, इसको सॉल्व कर लें। अगर आपसे सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप इसको सोल्यूशन को देख लें। अच्छा डिप्रिसिएशन पर ईयर कितनी आ गई जी, 27,000 हमारी कॉस्ट थी रिमेंबर, ठीक है। और सैल्वेज वैल्यू हमारी 0 थी, ठीक है। ये हमारी डिप्रिशिएबल अमाउंट आ गई, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हमने कर दिया, तो हमारे पास पर ईयर डिप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 3,000, ठीक है। अब याद रखिएगा उसने हमने सिर्फ 6 माह बाद एसेट बेच दिया और ये पर एनम डिप्रिसिएशन है, तो ऑफ कोर्स इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 6/12 का मतलब क्या होता है कि
हम इसको डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, क्योंकि 6 माह, टोटल 6 माह 12 माह होते हैं, जिसमें से हमने से 6 माह हमारे पास एसेट रहा, ठीक है। तो 30 जून तक हमारी डिप्रिसिएशन बन जाएगी 1500। अब कैरिंग वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू जब हमने एसेट बेचा 30 जून को तो क्या थी जी? रिमेंबर ये कैरिंग वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू का आपको पता ही होगा कि एज एट पर्टिकुलर डेट आपकी कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जितनी भी है उसको हम, उस अमाउंट को हम कैरिंग वैल्यू कहते हैं। तो 30 जून जब जिस दिन हमने बेचा उस दिन थी कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, ये हमारे पास आ गई 25,500। और अब हम क्या करेंगे, गेन और लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिस्पोजल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग वैल्यू। डिस्पोजल प्रोसीड्स रिमेंबर जीरो है और कैरिंग वैल्यू 25,500 है, तो ये आपके पास 25,500 का लॉस आ गया। आगे चलते हैं जी, डबल एंट्री क्या होती है? आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लें एटलीस्ट, ठीक है, कि इसकी डबल एंट्री क्या होगी। आप वो ट्राई करें प्रॉब्ली। ये मैं आपको जब कहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके करें तो आप लाजमी ट्राई कर लिया करें, क्योंकि आपके पेन से जब कोई चीज़ गुजर जाती है तो इट इट लास्ट इन योर माइंड, ठीक है, आपको ये याद रहती है। सो आई होप कि आप लोगों ने डबल एंट्री कर ली होगी। अब लेट्स हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, डबल एंट्री क्या होगी? वैसे तो आपको पता है कि हम जो कैश है वो जब हम एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हमें जो भी कैश मिलता है, प्रोसीड्स मिलती हैं, हम उसको डेबिट कर देते हैं। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डेबिट कैश नील, क्योंकि ये आपको लिखना नहीं है इस सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, क्योंकि हमें कैश मिला ही नहीं है, ठीक है। डेबिट लॉस ऑन डिस्पोजल, आपको पता है कि एक्सपेंस की हमारी क्या नेचर होती है, हमेशा एक्सपेंस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होती है। ऑफ कोर्स ये एक नोशनल एक्सपेंस है, ठीक है, हमने कोई अपनी जेब से पैसे नहीं दिए, लेकिन क्योंकि हमने पहले पैसे एसेट्स एक्वायर करने में दिए थे और अब हमें कुछ नहीं मिल रहा, सो डेबिट लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया 25,500 और क्रेडिट हो गया कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट। हमारी बुक्स में एक एसेट एसेट की नेचर रिमेंबर क्या होती है? assets are debits in nature and liabilities are credits in nature। अब हमारी बुक्स में ये 25,500 पे एक एसेट खड़ा हुआ है और हमने इसको रिटायर करना है, तो ऑफ कोर्स रिटायर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गया। तो याद रखिएगा डबल एंट्री हमेशा बैलेंस होती है इक्वल अमाउंट से। सो हमने क्या किया, एसेट को एक तो बैलेंस शीट से खत्म कर दिया, इरेज कर दिया बाय क्रेडिटिंग इट, एंड उतना हमने लॉस रिकॉग्नाइज कर दिया बाय डेबिटिंग इट, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, सी पार्ट इसका। On 30th June 2010, B company sells office furniture for 60,000 cash. The office furniture originally cost 150,000, ठीक है। जो हमने 60,000 का बेचा है कैश में फर्नीचर, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1.5 लाख। When purchased on 1st Jan 2005। सो ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है रिमेंबर, क्योंकि हमने मंथ वाइज डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो इन डेट्स को बड़ा माइंड में रखिएगा। हमने एसेट खरीदा कब था? 1 जनवरी 2005 को, और हमने एसेट बेचा है 30 जून 2010 को। तो ये कोई अप्रॉक्सीमेटली हमारे 5, 6, 7, 8, 9, ये बन जाते हैं कोई हमारे, आप अंदाज़ा लगाएं तो 5.5 साल बन जाते हैं, ठीक है। 5.5 साल आपके बन जाते हैं। और ये याद में आपने टाइम स्पेन लाजमी कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपकी जो डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको मंथ्स तक एक्यूरेट जाना पड़ेगा। Depreciation is recorded by the straight line method over the 10 years, ठीक है। यूजफुल लाइफ 10 years है with salvage value 15,000। तो लेट्स सॉल्व इट। वंस अगेन आंसर मैं आपको दे देता हूँ। लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा आपका 15,750। आप वीडियो पॉज कर लें, सॉल्व कर लें, अगर आंसर आता है तो ठीक, नहीं तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन पर ईयर क्या है जी? आपकी कॉस्ट थी 1.5 लाख, आपकी एस्टिमेटेड सैलरी वैल्यू आ रही है 15,000 और आपकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। पर ईयर डिप्रिसिएशन आपकी 13,500 आ गई। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एट 30 जून 2008। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 5.5 साल हमने एसेट अपने पास रखा है, अप्रॉक्सीमेटली नहीं बल्कि एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि ये देखें आप, हमने बेचा है 30 जून 2010 को और खरीदा था 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 2010 तक 5 साल हो गए और आगे 6 माह और ऐड कर दें तो 5.5 साल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आज की डेट तक जिस डेट पे हमने बेचा है, ठीक है, उस डेट का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितनी थी इस एसेट की? 74,250। अच्छा, कैरिंग वैल्यू क्या होगी जी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल? 1.5 लाख से आज तक जितनी डिप्रिसिएशन चार्ज की है वो माइनस कर देंगे, तो कैरिंग वैल्यू इस एसेट की आ गई 75,750। याद रखिएगा, अब अगर हमने एसेट जो हमने बेचा और हमारे डिस्पोजल प्रोसीड्स इस कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा हुए तो हमें गेन होगा, और अगर इससे कम हुए तो लॉस होगा।
जबकि इस केस में क्या हो गया, डिस्पोजल प्रोसीड्स हमें 60,000 मिल रहे हैं, तो नेचुरली हमें लॉस होगा। कितने का होगा जी? उसमें से हम डिस्पोजल प्रोसीड्स में से कैरिंग वैल्यू माइनस कर देंगे 75,750, तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। अच्छा, इसकी अब इसमें कैश भी इन्वॉल्व है, ठीक है, डिस्पोजल में। अब इसकी आप डबल एंट्री पास करें, ठीक है। दो के इस पार्ट में पूछा नहीं गया, लेकिन आप पास करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए डबल एंट्री की। वंस अगेन पॉज कर लें। सो कैश डेबिट हो जाएगा। रिमेंबर, डेबिट्स ऑलवेज इक्वल क्रेडिट्स, ठीक है। 60,000 हमारे पास कैश आया, वो डेबिट हो गया क्योंकि एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है। फिर हमारा एक्सपेंस हुआ हमारा डिस्पोजल पे, ठीक है। हमारे एसेट की वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन हमें मार्केट में उसने कम फेच किया, तो 15,750 का लॉस आ गया। वो भी लॉस की भी नेचर डेबिट होती है। और क्रेडिट हो गया जी, हमने एसेट अपनी बुक से गायब कर दिया जिसकी कैरिंग वैल्यू थी 75,750। तो आप इसको बेशक कैलकुलेट करके देख लें। sum of 60,000 plus 15,750 will be equal to 75,750। तो आपकी डबल एंट्री बैलेंस हो गई है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये डिप्रिसिएशन वगैरह के क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे आगे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्ली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर लोगे। सो रूल्स यही है कि जी आपने मंथ वाइज डिप्रिसिएशन तक जाना है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। और कुछ इनकम टैक्स के और उसके मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए, प्रॉब्ली आप वो भी जहन में रख लें। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व या एक दो लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने का कहा हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम आउट ऑफ टाइम, बट आप लोग अपने कमेंट्स में लाजमी बता दिया करो मुझे। एंड वेन एवर आई विल फाइंड टाइम, आई विल ट्राई टू मेक यूज ऑफ इट, एंड आई विल बी रिकॉर्डिंग मोर लेक्चर्स। थैंक यू so much.